Hello students and welcome to the video class of social studies for class 6th. So in this video we are going to read about the Janpadas and Mahajanpadas. Okay, Janpadas and Mahajanpadas. In the last class we have read about the Vedic civilization. Okay, and before to that class we have read about the Indus Valley civilization. Now in this class we are going to read about the Janpadas and the Mahajanpadas. ठीक है, तो let's start. In the earlier chapter we have studied about the Vedic civilization, so kindly look here. Okay, in the PDF. Okay, so इन दी अर्लियर चैप्टर मतलब पहले वाले चैप्टर में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े थे एंड वी हैव आल्सो रेड अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन. ओके, सो वी हैव read that the society was very advanced during that time. Okay, the people are doing agriculture. Okay, people are involved in various kind of activities which proves that it was a well developed civilization. Okay, तो क्या होता था कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते मैंने आपको वैदिक पीरियड दो टाइप्स में क्लासिफाई करके बताया था. एक है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा क्या था, लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है. सो इन द अर्ली वैदिक पीरियड द पीपल आर लिविंग इन ग्रुप्स. जो लोग थे वो ग्रुप्स में रहते थे. ठीक है. लेटर ऑन दैट ग्रुप्स स्टार्टेड टू बिकम ग्रो इन साइज. तो जो ग्रुप्स थे वो बढ़ते गए और लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते वही जो ग्रुप्स थे, लोगों का जो ग्रुप था वो स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज में कन्वर्ट हो गया. और ये जो टाउन्स, ठीक है, सबसे पहले तो छोटा टाउन है, टाउन के बाद सिटी है, और सिटी के बाद एक बड़ा किंगडम ही बन गया, बड़ा किंगडम बन गया. ठीक है. तो यहीं से ये जो किंगडम है, किंगडम, इसी का नाम आया जनपद. जनपद या जनपदास. जन मतलब होता है लोग, जन मतलब होता है लोग. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल. तो किंगडम ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, सो द नेम बिकेम द जनपदास. ओके, एंड नाउ सपोज देर इज ग्रुप ऑफ 2 or 3 किंगडम्स और 1 or more जनपदास. एक से ज्यादा जनपद को मिलके क्या बोला गया, महाजनपद. महाजनपद बोला गया. ठीक है, महाजनपदास. तो ये जनपद और महाजनपद का जो टाइम पीरियड था, ये किस टाइम एग्जिस्ट करते थे, तो 600 BCE, 600 BCE के टाइम ये एग्जिस्ट किया करते थे, जनपद और महाजनपद. ठीक है. और इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो इंफॉर्मेशन हमको जो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स जो इस टाइम में लिखे गए ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस दैट वर इन प्रेजेंस ड्यूरिंग दैट टाइम, तो ये बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ठीक है, और जो पुराण्स है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड, इनके स्क्रिप्चर्स में जो इनका जो रिलीजियस बुक्स है, वहां से हमको ये वैदिक पीरियड के बारे में हमको नॉलेज मिलता है. ठीक है. अ रीजन इनहेबिटेड बाई ट्राइब और जना. मैं बोला ना, ये ट्राइब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को ट्राइब बोलते हैं. ठीक है, ट्राइब बिकॉज मोस्टली द पीपल वर लिविंग पेस्टोरल लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम. पेस्टोरल लाइफ मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा जाके लोग रहते थे, एक जगह स्थायी रूप से ज्यादा लोग नहीं रहते थे. लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ये लोग सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इसको बोलते हैं जना. मैं बताया जना, तो वहीं से आया जनपद. ओके. द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट. जहां पे जन लोग अपना फुट रखे, सेटल्ड लाइफ जीना चालू किए, तो उसको जनपद बोला गया.
तो कुछ जनपदों के नाम हैं यहाँ इम्पोर्टेंट, मैंने आपको दिखाता हूँ आपको इसमें। देखिए, एक है ये गांधारा, ये दिख रहा है गांधारा, ये जो आपका आज का अफगानिस्तान का एरिया है, ये गांधार एक जनपद था। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो कंबोज दिख रहा होगा, ठीक है, कंबोज लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये पांचाल, पांचाल, ये है पांचाल, देखिए ये पांचाल, ये महाभारत की स्टोरी वगैरह में आप सुनते होंगे। तो ये पांचाल, कोसला, ठीक है, विदेहा, इसका लोकेशन देखना ना याद से, विदेहा थोड़ा सा इधर ये साइड में जो बिहार झारखंड का जो रीजन है इधर है, कोसला ये यूपी साइड का जो रीजन है, पांचाला नॉर्दर्न यूपी। ठीक है, ये देखो वत्स एक यहाँ पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया लग रहा है। सौराष्ट्र मत्स्य, ये मत्स्य देखेंगे यहाँ, राजस्थान गुजरात का बॉर्डर इधर है। अवंती ये भी मध्य प्रदेश है। चेडी मध्य प्रदेश। मगध एम्पायर, ठीक है, यूपी का रीजन। तो ये सारे जो महाजनपद है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैप में लोकेशन पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि इस महाजनपद को लोकेट करो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको महाजनपद जितने हैं सारे आपको इसको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इसमें तो महाजनपद के बारे में दिया हुआ है, बट इन सब महाजनपदों में से एक इंपॉर्टेंट महाजनपद जो है, जो सबके सामने उभर के आया, विच इज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, वॉज द मगध जनपद, मगधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा अशोक जो थे वो मगध एम्पायर के राजा थे। मगधा एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एज इट कॉन्कर्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपद। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मगध महाजनपद था ये पावरफुल था, और इसने जो दूसरे महाजनपद थे उनके टेरिटरीज को उसने जीता था वॉर में। मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद डॉटर ऑफ अदर रूलर्स। तो दो तरीकों से क्या होता था कि सपोज एक पावरफुल महाजनपद है तो उसको दूसरे महाजनपद पे थोड़ा सा अधिकार अगर जमाना है तो क्या करेगा, या तो वो वॉर करते थे, वॉर करके डायरेक्ट उनको हरा दिए, है ना, और उनका जो भी एरिया है वो जिसने हराया है उसके एरिया में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा क्या होता था, मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस, ये मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है, शादियां हो जाती, जैसे कि मान लो मगध का कोई एक राजा है, मगध का कोई एक किंग है, अगर ये मान लो कोई दूसरा किंगडम है, समझ लो फॉर एग्जांपल कोसला, ठीक है, कोसला साम्राज्य की प्रिंसेस से अगर ये मान लिए इनकी शादी हो जाती है तो कुछ जो पोर्शन है अब थोड़ा एज अ क्या बोलना चाहिए, गिफ्ट टाइप का, एज अ जेस्चरिंग के रूप में ये जो मगध है इस राजा को मिल जाएगा। ठीक है, कोसला एम्पायर का। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस वॉर्स के कारण क्या होता था कि टेरिटरीज को मिलाया जाता था पावरफुल एम्पायर्स में। ओके, तो कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे जो वहाँ के राजा थे, किंग, उनको इलेक्ट किया जाता था, इलेक्टेड हेड होते थे। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता था। कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनके राजाओं को चुना जाता था लोगों के द्वारा, वहाँ के जो साम्राज्य में जो लोग रह रहे हैं उन लोग उनका इलेक्शन करते थे अपने राजा का। तो ऐसे जो महाजनपद थे, किंगडम थे, उनको गण संघास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है टर्म, गण संघास क्या होता है पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो बताना पड़ेगा। किंगडम्स वेयर द रूलर्स आर चूजन फ्रॉम द पीपल, या बाय द पीपल, सॉरी, द रूलर्स आर चूजन बाय द पीपल ऑफ द किंगडम, दोज किंगडम्स आर नोन एज गण संघास। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट गण संघास थे जैसे कि लिच्छावीस। लिच्छावीस एक ऐसा महाजनपद था जिसके रूलर थे, जो रूलर जो रहते थे उनको लोगों के द्वारा चुना जाता था। लिच्छावीस। साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, ठीक है, साक्याज, तो इसमें दिया हुआ है जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, ठीक है, ये साक्या क्लैन में बॉर्न हुए थे। जो साक्या गण संघ था इसमें इनका जन्म हुआ था, इसलिए महात्मा बुद्ध को साक्य मुनि भी कहा जाता है, साक्य मुनि, साक्य सेज। ठीक है,
व्रिजीज ऑफ मिथिला, मल्लाज ऑफ पावा, पावा मतलब कुशीनगर, ये यूपी का एक एरिया है, तो उस टाइम उसको पावा कहा जाता था। तो ये सारे जो एरियाज थे गना संघास कहलाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि हर एक गना संघास में एक असेंबली होता था, असेंबली जिसमें लोग रहते थे, और यही लोग क्या करते थे, लॉज बनाया करते थे। लॉज मतलब कानून। तो ये जो असेंबली थी गना संघास की, वो क्या करती थी, कानून बनाने का काम करती थी, लॉज बनाने का। ठीक है, और जो राजा जो रहता था, राजा या किंग जो रहता था गना संघा का, वो उस असेंबली का हेड होता था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखते हैं हम इस समय के। कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कौन कौन थे। एक था बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार रूलर हुए 542 से 492 बीसीई के बीच। ये टाइम पीरियड है 542 से 492 बीसीई। बीसीई में जैसे जैसे हम नंबर कम होते जाता है ना, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फ्यूचर में, ये बात याद रखना। ठीक है, तो 542 से 492 बीसीई तक जो मगध के एम्पायर हुए बिम्बिसार। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थे। ठीक है, और इनके साम्राज्य में जो विलेज के हेडमैन हुआ करते थे, जो गांव के हेडमैन हुआ करते थे, गांव में जो हेड हुआ करता था उसको बोलते थे ग्रामीणी। ठीक है, ये ग्रामीणी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीणी हुआ करते थे। ठीक है, विलेज के हेड। तो ये जो ग्रामीणी है ये विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। तो बिम्बिसार का जो कैपिटल था, ये याद रखना, मगध एम्पायर के राजा थे बिम्बिसार, और इनका जो कैपिटल था वो था राजगृह। बिहार के पास का इलाका है पटना में, उसको बोलते हैं राजगृह। ठीक है, इसके बाद अजात शत्रु 492 से 460 बीसीई के बीच ये राजा हुए। सेकंड मगध किंग थे ये, दूसरे मगध किंग मगध एम्पायर के। मगध एम्पायर है ना, काफ़ी फेमस जनपद था मैं बताया, तो इसी के बारे में जो इसके राजा हैं इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये जो अजात शत्रु थे ये मगध एम्पायर के राजा थे। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इनका जो कैपिटल था मगध का, ठीक है, बिम्बिसार का कौन सा था, मगध एम्पायर का कैपिटल राजगृह। ठीक है, राजगृह। और जो अजात शत्रु हैं, अजात शत्रु का कैपिटल क्या है, इनका कैपिटल है पाटलिपुत्र, मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र। ये भी पटना को ही पाटलिपुत्र कहते हैं। गंगा के किनारे पाटलिपुत्र था, गंगा रिवर के बैंक्स पे। तो इन्होंने क्या किया था, कोसला, काशी, वैशाली, ये सारे एम्पायर्स को अपने साम्राज्य में इन्होंने मिलाया था। ही बिल्ट अ फोर्ट्रेस टू कीप अ वॉच ओवर द लिच्छावी रूलर्स। फोर्ट्रेस मतलब कि किला टाइप का होता है, तो एक इन्होंने किला बनवाया था लिच्छावी रूलर्स को चेक करने की, ताकि लिच्छावी लोग उनके ऊपर अटैक ना कर दे, इस तरीके से। अजात शत्रु वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो रिलीजन था, इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अजात शत्रु। तो कभी आपसे अजात शत्रु के बारे में आए पूछने के लिए, तो ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उनका कैपिटल कौन सा था। ठीक है, कौन से एम्पायर को उन्होंने जीता था। ठीक है, कौन से रिलीजन को वो प्रमोट करते थे या उससे वो इन्फ्लुएंस थे, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट दर्शक। ये जो दर्शक राजा हुए 460 से 444 बीसीई के बीच, 460 से 444 बीसीई के बीच। और कुछ पुराणों में मेंशन है कि ये मगध के किंग थे। अजात शत्रु के डेथ के बाद ये मगध के किंग बने। और उसके बाद मगध किंगडम के बाद दो इंपॉर्टेंट किंगडम जो था आया मगध किंगडम के फॉल के बाद, तो वो था शिशुनाग किंगडम और नंद किंगडम। शिशुनाग वंश है, ये डायनेस्टी है। शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी आए थे मगध के फॉल के बाद, मगध का जब साम्राज्य का फॉल हुआ उसके बाद। तो उन्होंने क्या है, दोनों डायनेस्टी ने मगध किंगडम को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, ये जो राजा जब मेन ओवर हो गए, ठीक है, अजात शत्रु और दर्शक राजा अशोक जब चले गए, तो शिशुनाग और ये जो नंद लोग थे इन्होंने और एक्सपेंड किया मगध का जो एग्जिस्टिंग किंगडम था उसको। ठीक है, और नंद लोगों के रूल में, जो नंद डायनेस्टी के रूलर्स थे, इस समय मगध एम्पायर अपने फ्लरिशिंग पीरियड में था। ठीक है, तो जो लास्ट किंग हुए नंद डायनेस्टी के, लास्ट किंग, ये आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में, लास्ट किंग कौन था नंद डायनेस्टी का, तो घनानंदा। ठीक है, घनानंदा उनका नाम था। ठीक है,
अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि ये महाजनपद काल में, महाजनपद टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। किंग जो होते थे ये सुप्रीम हेड होते थे स्टेट के, और इनको इनके काम के लिए कुछ लोग सपोर्ट किया करते थे, इनके काम के लिए हेल्प किया करते थे बोलना चाहिए। तो कौन कौन थे? मंत्री, जिनको मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, सेना नायक, चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है। जैसे हम लोग जो वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो उसमें सेनानी देखे थे ना, कमांडर, तो उसी तरह से सेना नायक महाजनपद काल में जो आर्मी के चीफ हुआ करते थे। संग्रहित्री, संग्रहित्री मतलब ट्रेजरर, जो भी खजाना वगैरह इन सारी चीज़ों का जो ध्यान रखता था उसको संग्रहित्री बोलते थे। पुरोहित, पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने का काम जो करता था, ठीक है। ग्रामीणी, जो विलेज के हेडमैन होते थे उनको ग्रामीणी कहा जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता था आयुक्त, जो कि सेम काम जो होता है वो स्टेट लेवल पे, कि महाजनपद को भी छोटे छोटे स्टेट्स में, प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था ना रूलिंग करने के लिए। महाजनपद बहुत बड़ा तो उसको थोड़ा सा डिवाइड करके भी रूलिंग किया करते थे। जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो इंडिया का डिवाइड किए स्टेट्स में, तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर। तो उसी तरह से आयुक्त जो रहते थे वो स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे, ठीक है। तो जो हमारे रिपब्लिक थे ना, गना संघा, अभी पढ़े ना गना संघा, जिसमें राजा को इलेक्ट किया जाता था, तो उसमें जो ऑफिशियल्स होते थे, जैसे ये प्रीस्ट हो गया, सेनानी हो गए, तो इनका भी इलेक्शन किया जाता था राजा के अलावा। राजा तो इलेक्शन होते ही होते थे, राजा के अलावा जो ऑफिशियल्स थे उनका भी इलेक्शन होता था रिपब्लिक में, ठीक है। द किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी, किंग के पास पावरफुल और डिसिप्लिन्ड आर्मी हुआ करती थी, ठीक है। और आर्मी में कौन कौन? इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उनको क्या कहते हैं? इन्फेंट्री। वॉर एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स जो वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। चैरियट्स मतलब जो रथ होता है उसको चैरियट्स बोलते हैं, ठीक है। सब थोड़ा सा महाभारत के टाइम का आप इमेजिन करो फिल्म, तो वैसे ही है। उसके बाद देखें तो सोशल कंडीशन कैसा था जनपद काल में, महाजनपद काल में। सोशल कंडीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वर्ना सिस्टम पे बेसिस था, वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रहते हैं। ब्राह्मण्स का काम होता है प्रीस्ट का, प्रीस्ट मतलब पूजा पाठ, ठीक है। क्षत्रिय जो है ये वॉरियर और रूलर्स, या तो वॉरियर बनेंगे या तो रूलर्स बनेंगे। वैश्यस लोग का काम होता है ट्रेड करने का, ट्रेड मतलब व्यापार। और शूद्रस जो थे ये लेबर का काम करते थे, ठीक है। शूद्रस मतलब इनको सर्व करने का काम, ये जो इधर के जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सर्व करने का काम कौन करता था? शूद्रास करते थे, ठीक है। तो वैश्यास लोग को गृहपति भी बोलते थे, गृहपति वैश्य लोगों का दूसरा नाम, जो वैश्य वर्ण के जो लोग थे उनका दूसरा नाम गृहपति भी था। जो लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, कैटल रेलिंग मतलब जो गाय भैंस को पालने वाला काम है, कैटल डेयरिंग, ट्रेड, ठीक है। ट्रेड मैंने बताया वैश्यस लोग का काम था, ठीक है। वर्नाज वाज बेस्ड ऑन दी बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो वर्ना सिस्टम मैंने बताया था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं था, लोग एक वर्क से दूसरा वर्क अडॉप्ट कर सकते थे। मतलब जो वॉरियर है वो प्रीस्ट बन सकता है, प्रीस्ट वॉरियर बन सकता है, ठीक है। वैश्य का काम शूद्र कर सकता है, शूद्र का काम वैश्य, ऐसा अलाउ था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते वो चीज़ ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद वर्ना सिस्टम जो था उसको बर्थ पे बेस कर दिया गया। बर्थ पे मतलब जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का जो बेटा या बेटी होंगे वो क्षत्रिय ही कहलाएंगे, वो वही काम करेंगे जो क्षत्रिय जो काम करता है, ठीक है। सिमिलरली प्रीस्ट या ब्राह्मण के जो बेटा बेटी है वो इसी का काम करेंगे, प्रीस्ट का ही काम करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्ना सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, रिजिड हो गया था लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते, ठीक है। अब इसके बाद रिलीजियन, तो रिजिडिटी ऑफ वर्ना सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था ना, कि लोगों के पास इंडिपेंडेंस नहीं है काम को सिलेक्ट करने का अपने, वो जिस
फैमिली में बॉर्न हो गए, उनको वही काम करना है। काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी होने के कारण क्या है कि न्यू रिलीजियंस का इस टाइम में जन्म हुआ है इंडिया के भूमि पर। ठीक है, तो वो दो रिलीजन थे जिनका बर्थ हुआ ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड, वर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये दोनों का बर्थ हुआ। ठीक है, और ये ज़्यादा फेमस इसलिए हुए क्योंकि ये एक वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे। वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, कोई शूद्र जैत, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, सब एक बराबर ऐसा मानते थे। ठीक है, रिचुअल्स को नहीं मानते थे। हमने वैदिक पीरियड में देखा बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते थे राजाओं लोग के द्वारा, यज्ञ किए जाते थे। उसके बाद बोले कि ये सब यज्ञ करने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, जो सिंपल आपको अच्छा लाइफ जीने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहना था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए महाजनपद काल में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। सो इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं इस टाइम का। तो इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे पहली बात हम ये बताएंगे कि इस टाइम में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम से। ठीक है, और मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, क्या लोग काम किया करते थे, तो कैटल रियरिंग मतलब कि जो जानवरों का पालन करना, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सारे मेन ऑक्यूपेशन थे। लैंड रेवेन्यू कितना था, लैंड रेवेन्यू मतलब कि जमीन से कितना टैक्स लोगों को, मतलब लोग कितना टैक्स देते थे। टैक्स देता कौन था, जो जमीन पे खेती करता था। ठीक है, वो टैक्स दिया करता था। टैक्स कैसे था, 1/12 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे सपोज मान लो 60 किलोग्राम ऑफ राइस अगर एक पीस ऑफ लैंड से होता है तो इसका 1/12 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 0, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 kg। और 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा 10 kg। तो अगर 60 kg ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है किसी लैंड से, तो 5 kg से लेके 10 kg जो है आउट ऑफ 60, ये लैंड रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था एग्रीकल्चर जो लोग करते थे उनको। ठीक है, और इसको, इस शेयर को क्या बोलते थे, भाग। शेयर को क्या बोलते थे, इस शेयर को भाग, भाग बोलते थे। ठीक है, टैक्स एक प्रकार का भाग। मेन क्रॉप्स क्या क्या थे, वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, ये मेन क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था। यूजुअली प्रोड्यूस्ड 3 क्रॉप्स इन ईयर, 3 क्रॉप्स को हम लोग प्रोडक्शन करते थे। तो ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम। उसके अलावा क्या क्या काम था, ज्वेलरी बनाना, कपड़े बनाना, कारपेंट्री मतलब लकड़ी का काम, पॉटरी मतलब पॉट्स बनाना। ठीक है, और जो मर्चेंट्स होते थे ना उनका अलग से एक ग्रुप होता था। ठीक है, ग्रुप जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्ड बोलते हैं। गिल्ड, गिल्ड मतलब मर्चेंट्स लोग का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गिल्ड। और हर गिल्ड का जो हेड रहता था ना उसको श्रीनी बोलते थे। क्या बोलते थे, श्रीनी। श्रीनी नाम था जो गिल्ड का हेड होता था उसका। इस टाइम कॉइन्स का यूज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कॉइन्स का यूज, किस टाइप के कॉइन रहते थे, उनका नाम क्या था, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये याद रखना, पूछेगा ना ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पंच मार्क कॉइन का, तो इस यहाँ तक पता चला ना क्या क्या हम यूज कर, यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हुआ, कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो टैक्स दिया करते थे किसान उसको क्या बोलते थे, भाग बोलते थे। किस किस टाइप का एग्रीकल्चर होता था, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या क्या थे। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सा काम था, ज्वेलरी, वेविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मर्चेंट्स का जो ग्रुप होता था उसको श्रीनी कहते थे। ठीक है, ये सब याद है, पंच मार्क कॉइन्स। ये इकोनॉमिक लाइफ को डिफाइन करता है। फिर उसके बाद ये जो पंच मार्क कॉइन में साइंस किसका किसका रहता था, सन का साइन, सूर्य, मून, ट्रीज, माउंटेन्स, ये सब सारी चीज़ों का साइन होता था। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता था, वेल डेवलप्ड था ट्रेड अगर देखा जाए तो। ठीक है, और ये कुछ जगहों के नाम है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, चंपा कहाँ था, बिहार में। राजगृह कहाँ, बिहार। श्रावस्ती कहाँ पे, यूपी में। कौशाम्बी यूपी, वाराणसी यूपी। ये सब महाजनपद काल के सिटीज है पुराने पुराने।
वैशाली बिहार में, मिथिला बिहार नेपाल का बॉर्डर, अयोध्या काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है अभी। यूपी में जो फैज़ाबाद का डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम अयोध्या था। उज्जैनी कहाँ, एमपी में। पोर्ट्स थे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पोर्ट्स ये इम्पॉर्टेंट है ना। ताम्रपरवु, ताम्रपरवु इम्पॉर्टेंट पोर्ट कहाँ था, श्रीलंका में। शुप्रिक नाम का एक पोर्ट था, ये कहाँ था, सोपरा, सोपरा में। और भृगुकच्छा, ये भरोच है आपका गुजरात में, ठीक है। भृगुकच्छा का, भृगुकच्छा पोर्ट का नाम था, आज के डेट में भरोच के नाम से जानते हैं। और ये पाताल, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। उसके बाद ये मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर कैसे बना, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, वॉर्स इन लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़, मतलब उसका वॉर में काफ़ी ज़्यादा ये एफिशिएंट थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था, सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ऑफिसर्स थे, ठीक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, इसको हम और डिटेल में क्वेश्चन आंसर वगैरह में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का जो मुझे लोगों के साथ डिस्कशन करना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट होने से कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। I will read the comments and try to solve the doubt in the next video. Thank you very much for watching. Have an awesome day.